तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 9 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 1 के प्रश्न को। आज हम लोग टर्म 2 एग्जाम का यानी कि जो सेकंड टर्म का एग्जाम होने वाला है आप सभी का लिखित होने वाला है, उसका ये मॉडल पेपर है। और आज हम लोग पहला सेट को देखने वाला, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सामान्य निर्देश जानेंगे, यानी कि कितना नंबर पहले दिया जाएगा क्वेश्चन में। देखिए 1 से लेकर 7 के बीच में जितने भी प्रश्न रहेंगे उनमें से आपको 2-2 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। जिसमें से आपको 5 का ही उत्तर देना है, 2 को छोड़ देना है। साथ ही आपका 8 से लेकर 14 के बीच के जितने भी प्रश्न बनेंगे उसमें आपको 3 अंक प्राप्त होंगे, जिसमें से आपको फिर 2 छोड़ना है, 5 का उत्तर देना है। और आपका 15 से लेकर जितने भी 19 के बीच प्रश्न बनेंगे इनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें आपको 1 प्रश्न का 5 अंक मिलने वाला, ठीक है। तो फटाफट हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन की। पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जर्मन संसद का क्या नाम था। तो देखिए जर्मन संसद का जो नाम था वो था आपका डयूमा, ठीक है। तो आप इस चीज को याद कर लिए, जर्मन संसद का नाम डयूमा था। चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। दूसरा जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, ठीक है। देखिए उत्तर क्या है। देखिए वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। यानी कि जंगलों से जो भी हमें प्राप्त होती, जो भी हमें संसाधन प्राप्त होते, उनका प्रबंधन, उनका संरक्षण करना ही आपका वैज्ञानिक वानिकी है, ठीक है। तो ये प्रबंधन और संरक्षण का मतलब होता है उस चीज को बचाना, ठीक है, उसको बचाए रखना, उसको सुरक्षित रखना, ठीक है, धीरे धीरे यूज करना। वही आपका प्रबंधन हो गया, संरक्षण हो गया उसका, उस चीज को बचाना, ठीक है, यही आपका प्रबंधन होता है। तो जिन संसाधन जितने भी प्राप्त होते हैं जंगलों से, इन्हें बचाना, इसे संरक्षित करना, यही आपका वैज्ञानिक वानिकी है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो, ठीक है। बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन की। और देखिए तीसरा जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें, ठीक है। चलिए 2 आयाम पूछा गया है तो हम लोग फटाक से उत्तर देखेंगे। तो जब भी आप आंसर लिखेगा तो सबसे पहले आप लिखिएगा निर्धनता के 2 मुख्य आयाम निम्नलिखित है, निम्नलिखित प्रकार से है, निम्न प्रकार से है, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट कीजिए, उसके बाद पॉइंट लगा के आप लिख सकते हैं। चलिए पहला जो आपका पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ निर्धनता के कारण, पहला है आपका जनसंख्या में वृद्धि। जो इतना पॉपुलेशन हो रहा है, जो जनसंख्या बढ़ रहा है, वो एक आपका मेन पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि शोषण निरक्षरता के कारण कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है, ठीक है। शोषण करता है, जो कारीगर होते हैं, जो किसान होते हैं, इन सभी का शोषण करता है, ये चीज़ हो गया। जिससे उचित मजदूरी, ठीक है, मिल पाती और नहीं मिल पाती और निर्धनता बढ़ती जाती है और उन्हें शोषण किया जाता है। और जो उसे दिया जाना चाहिए, जितना उनको दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जाता, ठीक है। एक चीज़ हो गया यहाँ पे। अब तीसरा पॉइंट भी आप याद कर लीजिए, तीसरा पॉइंट भी ईजी है इसलिए मैं तीसरा पॉइंट भी ला दिया हूँ। तीसरा पॉइंट है कि भूमि संसाधनों में कमी और बेरोजगारी। भूमि संसाधन यानी कि भूमि के जो संसाधन है सबसे पहले उसमें कमी, और जो बेरोजगारी है वो भी एक प्रकार से ये इनका एक कारण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका तीनों प्रश्न समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं चौथा प्रश्न की। चलिए बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। चौथा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है, ठीक है। तो आपको बताना है। उत्तर है क्या कि बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है, ठीक है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहा जाता है, या तो फिर कहते हैं यह खराब मौसम में या तो फिर आपदा काल में, जब खराब मौसम रहता है, अभी आप आपदा आता हो, तब अनाज की कमी को समस्या हल करने के लिए ये मदद करती है। कभी भी अगर कमी पड़ जाता है तो इस समस्या को हल करती है, ठीक है। इस प्रकार इसका ये उत्तर रहता है। चलिए अब बात करते हैं पांचवा प्रश्न की। देखिए पांचवा जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं, यानी कि राइट्स आपको बताना है, ठीक है। तो ये अधिकार सरकार द्वारा हर एक व्यक्ति को हर एक प्रश्न में कुछ न कुछ अधिकार दिया गया है, यानी कि सभी को अपना अपना अधिकार दिया है जीवन जीने के लिए। तो वही आपको बताना है। उत्तर लिखेगा कि सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधा, हक दिया है, उसे हम लोग अधिकार कहते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए, हर एक चीज़ों के लिए आपको कुछ कुछ न कुछ अधिकार दिया है। जैसे कि आप कुछ कहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सबका अपना अपना अधिकार होता है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया है, ठीक है। सभी को शिक्षा का अधिकार दिया है, सामान्य सबको समान समान अधिकार दिया गया है। सरकार सभी को अधिकार दिए हैं। ये नहीं कि अभी अधिकार दिए हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, ऐसा अधिकार नहीं कि किसी को आप मार दें। मारना अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जितने भी अधिकार दिए हैं अपना अच्छा से उपयोग किया, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका छठा प्रश्न की। और देखिए छठा जो आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि मतदाता सूची क्या है। मतदाता सूची यानी कि आपका वोटर लिस्ट। अभी देखिए हाल ही में आपका इलेक्शन पार हुआ तो आप सभी जानते हैं
वोटर लिस्ट क्या है या तो फिर मतदाता सूची क्या है? देखिए उत्तर को देखते हैं। क्या है कि मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं। यानी कि देखिए एक एक लिस्ट होता है जिसमें उसी व्यक्ति का लिस्ट होता है जो कि आप मतदान कर सकते हैं, जिसका आपका 18 प्लस है, 18 वर्ष पार हो चुका है और उनका जो ये है वोटर कार्ड वो है और उसमें आपका लिस्ट में नाम लिखा है कि इस व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार है। ठीक है? एक लिस्ट आता है उसमें सारा का सारा नाम लिखा रहता है। देखिएगा ना, आपके घर में पूछेगा, पापा पूछते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम आया तुम्हारा? कई बोलते हैं इसका नाम है वोटर लिस्ट में, वो चेक करते हैं। तो एक लिस्ट बनता है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ रहता है कि आप वोट दे सकते हैं या तो फिर नहीं दे सकते हैं। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं 7वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए भारत में जो जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है? तो आपका करेक्ट आंसर इस प्रकार से हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 8वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण हैं? देखिए नाजीवाद के उदय के कारण आपको बताना है, तो फटाक से हम उत्तर को देख लेते हैं। क्या है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, ठीक है, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोध नीति, जर्मनी की संसद की कमियां और हिटलर का व्यक्तिगत, ये सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। ठीक है? ये सारा का सारा आपका रीजन होता है। चलिए अब बात करेंगे आपका 9वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा रहा है कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो एक विद्रोह हुआ था, हम सभी जानते हैं 1859 में हुआ था। तो मैं अभी विस्तार से आपको बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा सुन लीजिए। देखिए क्या है कि बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए एक विद्रोह किया था। ठीक है? पेड़ों को बचाने के लिए आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध किया था। ठीक है? कब किया था? 1859 में। इस डेट को भी आप लोग याद रखिए। ठीक है? जिससे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है? और इसे कोई विद्रोह यानी कि कोई विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उनसे मिलने वाले वनोपज पर ही आधारित है। यानी कि वन से जितने कुछ प्राप्त होते हैं, यानी कि वन पर ही वो लोग आधारित रहते थे आदिवासी। ठीक है? वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना है। वनों के लिए आदिवासी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। ठीक है? इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब ये विद्रोह किया। देखिए आदिवासी लोग पेड़ों से, ठीक है, जंगलों से बहुत प्रेम करते हैं, उन पर ही वो निर्भर रहते हैं क्योंकि उनसे उनका जीवन यापन होता है। ठीक है? तो जब उन्होंने यहाँ पे ये करने लगे अंग्रेजों ने, तब उनसे गुस्सा आया और उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। और वो लोग जंगल के लिए जान ले भी सकते हैं या तो फिर जान दे भी सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने युद्ध कर दिया। ठीक है? चलिए चलिए अगला बात करते हैं आपका 10वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है, वो आपको बताना है। देखिए क्या है कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्यान्न आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। आगे देख लेते क्या है कि निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर भी आधारित है। देखिए भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय जो क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं क्या है कि इसमें कम होने पर उसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है। जो इससे कम है उसे हम लोग निर्धनता रेखा के नीचे मानते हैं, जो इन दोनों से कम है। चाहे वो नगरी वाला हो तो नगरी का ये हो जाएगा और ग्रामीण वाला है तो ग्रामीण वाला इसका ये हो जाएगा। ठीक है? इस प्रकार बात करेंगे हम लोग 11वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय खाद्य निर्माण यानी कि एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, किसानों से अनाज कैसे खरीदता है वो आपको बताना है। ठीक है? जो भारतीय खाद्य निगम है वो किसानों से किस प्रकार से खरीदता है वो आपको बताना है। देखिए उत्तर सिंपल से उत्तर है कि भारतीय खाद्य निगम किसानों से उसके अतिरिक्त गेहूं तथा चावल खरीदता है। उनका भंडारण करता है। भंडारण का मतलब तो वो एकत्रित करता है, उसे खरीद लेता है और एक जगह एकत्रित कर देता है। किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है, यानी कि जो भी उनका मूल्य बनता है वो मूल्य भी किसान को दिया जाता है, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। और इस प्रकार एफसीआई अनाजों का भंडारण करता है। ठीक है?
वो किसानों से लेता है, जो उसका मूल्य लगता है वो मूल्य भी दिया जाता है किसानों को, ठीक है। तो इस प्रकार वो जो भी फूड होते हैं, जो भी आपका खाद्यान्न होते हैं, उसे एकत्रित करके महीने का भंडारण करते हैं। चलिए 12वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि चुनाव के लोकतांत्रिक, ठीक है, मानने का विभिन्न आधार क्या है, वो आपको बताना है। तो उत्तर है क्या कि चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। चुनाव में अपने मतदान के शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। और इसी कारण से लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का सामना आवश्यक होता है। और लोकतंत्र में चुनाव का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए सपोज देन कि एक व्यक्ति है, अभी चुनाव लड़ा, जीत गया, मुखिया मान लीजिए जीत गया, और जीतने के बाद क्या होता है कि अगले साल उसका चुनाव ही नहीं होता है, अब चुनाव बंद हो गया। तो उसमें क्या करेगा, वो राज करेगा, अपना पूरा एकदम शासन दिखाएगा, उसका राज करेगा, उसका बेटा ये करेगा वो करेगा, ठीक है। तो थोड़ा अपना एटीट्यूड दिखाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन होगा, अगर मान लीजिए कि वोट होता है, तो उसका यह डर रहेगा, यह भय रहेगा कि अगले 5 साल के बाद हमें फिर से जीतना है। इसलिए जनता को हम अच्छा सम्मान करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, ठीक है। तो वही आपका मेन पॉइंट है कि लोकतंत्र होना आवश्यक है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर वो अपना शासन चलाएगा, ठीक है, दुष्कर्म करेगा लोगों पर। तो ये होना नहीं चाहिए, इसीलिए बहुत ही बड़ा ये महत्व रखता है। चलिए, ठीक है, अगला बात करते हैं। तो देखिए 13वां जो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है। क्या है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके तहत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या तो फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यानी कि ये संवैधानिक उपचार यह है, अगर मान लीजिए कुछ आपको अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया, अब उसका उल्लंघन कोई करता है, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे नहीं कुछ होता है, उल्लंघन स्थिति होता है, उल्लंघन करता है, तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय जाए या तो फिर उच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च में आप यहाँ पे वो दे दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। चलिए अगला बात करते हैं। 14वां प्रश्न की पूछा गया है कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। भारत का जो जलवायु है, कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, वो आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हैं कि देखिए कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा कि अक्षांश, ऊंचाई, ठीक है, वायुदाब, पवन, समुद्र की दूरी, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं, ये सभी के सभी हैं, ठीक है। पश्चिमी में ऐसा पश्चिमी लिखा जाता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सुधार लीजिएगा। अगला बात करते हैं हम लोग 15वां प्रश्न की। और यहाँ पे थोड़ा-सा और बाकी है, तो देख लेते हैं 14 का और भी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है। फिर आप लिखिएगा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने में देश की अक्षांश स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। भारत की इस विशिष्ट स्थिति के कारण इसके दक्षिण भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है, तथा उत्तरी भाग में महाद्वीप जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वीडियो को रोक के आप एक-एक कर को लिख लीजिए, ठीक है। एक-एक हर एक शब्द को लिख लें ताकि आपको इसे याद करने में दिक्कत ना हो। अगला बात करेंगे 15वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि युद्धों से जंगल को क्या प्रभाव होता है? युद्ध यानी कि जो वार होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, इसमें जंगल को क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताना है। तो सिंपल सा उत्तर है कि देखिए युद्धों में जंगल को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया जाता है, निम्न प्रकार से किया जाता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसके बाद आप पॉइंट मार के लिख दीजिए। पहला आपको लिखना है कि युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की माँग बढ़ती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। जब भी युद्ध होता होगा तो देखिए सामान्य तौर पर लकड़ी की आवश्यकता होती है, और जब भी आवश्यकता होगी लकड़ी की, तो जंगलों से लकड़ी प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि उसे काटा जाता है। तो अधिक मात्रा में उसे काट लिया जाता है, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा आप लिख सकते हो कि युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट होती है, जो भेंट चढ़ जाती है। यहाँ पे ये कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि जब भी होती है यहाँ आग उग लग जाता है, तो यहाँ पे वो सारा का सारा जल के राख हो जाता है। फिर तीसरा आप लिख सकते हो कि युद्ध के समय सरकारें, ठीक है, लकड़ी के विशाल भंडार तथा आरा मिलों के स्वयं भी जला डालती हैं। यानी कि देखिए सरकार के डर से क्या होती है, बहुत कुछ जला देता है, स्वयं ही जला देता है, ताकि ये संसाधन शत्रु के हाथ ना लगे, ठीक है, ना लग जाए। इसे स्कॉर्च अर्थ यानी कि भस्म कर भागो,
ठीक है? नीति भी कहते हैं, भस्म कर भागो नीति भी इसे कहते हैं। क्या होता है कि ये डर के भय से कि अगर शत्रु को यानी कि एनिमी को पता चल जाए तो वो भी थोड़ा समस्या है और पुलिस लेगा उससे भी समस्या, यानी कि जो जला के सब राख कर दो जला के, उसे जला भी दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका 15वां प्रश्न समाप्त होता है। अब बात करेंगे आपका 16वां प्रश्न की। और देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निर्धनता। देखिए निर्धनता से आप जितने प्रश्न बन रहे हैं आप कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी ये पहला मॉडल पेपर में हम लोग 3 प्रश्न देखे जो कि आपको निर्धनता से पूछा जा रहा है, तो इसे आप लोग याद करिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, वो आपको करना है। तो सिंपल सी बात है, लोग फटाफट उत्तर को देखेंगे। तो उत्तर देखने से पहले अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए बात करते हैं 16वां प्रश्न का उत्तर को। उत्तर क्या है कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित है। निम्नलिखित प्रकार से, निम्न प्रकार से कुछ भी आप लिख सकते हो। चलिए पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है? इस कार्यक्रम को सन 1993 में आरंभ किया गया। जो ये योजना है इसे 1993 में किया गया था, ठीक है? इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजन करना है, ठीक है? ये एक चीज़ हो गया। दूसरा आप लिख सकते हो कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है इसके तहत क्या होता है कि इस कार्यक्रम को सन 1995 में आरंभ किया गया था, ठीक है? ये आरंभ हुआ था 1995 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजन करना, ठीक है? 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजन का लक्ष्य किया रहा है, ठीक है? 25 लाख, इस बात को आप लोग याद रखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है? इस 25 लाख कर लीजिएगा आप इस प्रकार से 25 लिख लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे आप लिख सकते हो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये एक अधिनियम है जो कि आपका 2005 में आया था और इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, जिसे हम लोग अभी मनरेगा के नाम से जानते हैं, ठीक है? देखिए इस कार्यक्रम के अंदर क्या होता है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। यानी कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होगा, अगर आपको रोजगार नहीं मिलता हो तो उसका आपका पैसा दिया जाएगा, ठीक है? चलिए इस प्रकार आपका 16वां प्रश्न समाप्त होता है। अब बात करेंगे 17वां की। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही समझने वाला प्रश्न है, ठीक है? तो सभी समझिए क्या है। देखिए भारत में चुनाव आयोग की निम्नलिखित भूमिका है। पहला आप लिख सकते हैं कि चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजे की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना, यानी कि जब से चुनाव से संबंधित जो भी सूचनाएं निकल रही तब से लेकर जब तक पूरा का पूरा चुनाव समाप्त नहीं होता है, जितना भी चीज़ होगा, जितने भी काम होगा, सारा का सारा हैंडल चुनाव आयोग करेगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन करेगा, ठीक है? एक चीज़। दूसरा आपको लिख देना है कि चुनाव आचार संहिता लागू करता है, ठीक है? तथा उल्लंघन करने वालों को ठीक है, वाले उम्मीदवारों को पार्टियों को दंडित बनाता है। यानी कि देखिए जब भी चुनाव होता है तो आप सभी सुने हैं कि आचार संहिता लागू हुआ है, ठीक है? तो कुछ इसमें नियम होते हैं, अगर उनका उल्लंघन उल्लंघन करते हैं तो आपको दंडित भी किया जाएगा, यानी कि आपको कुछ दंड भी दिया जाएगा। अगर आप बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश, ठीक है, मानने का आदेश देना। जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग, ठीक है, चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहाँ पे दोबारा चुनाव करना, यानी कि जहाँ अच्छी तरीके से चुनाव नहीं हुआ होगा फिर से वहाँ चुनाव करना। यानी कि चुनाव से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं, जो भी चीज़ें होंगी, सारा का सारा आपको इलेक्शन कमीशन को देखना है, यानी कि जो हमारे चुनाव आयोग है उन्हीं को ही देखना पड़ता है, ठीक है? तो अब बात करेंगे हम लोग 18वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में वर्षा की विशेषता का वर्णन करें। यानी कि जो वर्षा की जो विशेषता है वो आपको बताना है, तो फटाफट देख लेंगे, ये भी बहुत ही ईजी है। इसके बाद हम लोग मैप को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, पॉइंट है आपका पहला कि भारत में वर्षा अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती, यानी कि जब मन तब होता है बरसात होने लगती है, ठीक है? तो एक चीज़ लिख सकते हैं। दूसरी आप लिख सकते हो कि भारत में विभिन्न स्थानों में प्रति वर्ष प्राप्त होने वाले वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशील पाई जाती है। फिर लिख सकते हो कि भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होता है। अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली
ठीक है? नहीं ठीक है, वाली नहीं मात्रा में अंतर पाया जाता है। यानी कि अलग-अलग जगह में अलग-अलग मतलब कहीं वर्षा होती है, कभी कम होती है, कभी नहीं होती है। ठीक है? ये आपको हो जाता है। फिर लिखना है कि आपको भारत में होने वाली वर्षा की एक प्रमुख समस्याएँ बाढ़ और सूखा है। ठीक है? देखिए कहीं-कहीं अधिक वर्षा हो जाता है जिस कारण से क्या होता है वहाँ बाढ़ आ जाती है। और कहीं-कहीं कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपका बहुत ही कम वर्षा होती है, पानी नहीं मिलता है, दूर-दूर के लिए पानी के लिए उन्हें जाना पड़ता है और कहीं-कहीं तो बाढ़ ही पूरा आ जाता है, देखते नहीं है पूरा न्यूज़ में रहता है, पूरा बहा के ले जाएगा पानी से और कहीं-कहीं दूर-दूर तक जा रहा है, मीटर-मीटर तक, किलोमीटर तक जा रहे हैं, कहीं-कहीं दूर पानी लाने के लिए। तो ये एक आपकी समस्या होती है। देखिए अगला पॉइंट आपको लिख देना है कि एक लगातार भारी वर्षा के ठीक है? वर्षा से बाढ़ आ जाती है और दूसरी तरफ वर्षा की विफलता के कारण कुछ लोग ठीक है सूखा पड़ जाता है। वही रीज़न है कि कहीं-कहीं अधिक पानी हो जाने से बहुत बाढ़ आ जाता है और कहीं-कहीं पानी कम होने से उसे समस्याएँ होती हैं। तो इस प्रकार आपका 17वाँ प्रश्न समाप्त होता है। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे 19वाँ प्रश्न की जो आपका आपका मैप है, ठीक है? चलिए। देखिए 19वाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के मानचित्र पर ठीक है, ये जो हमारा मैप है इसमें आपका 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को छायांकित करना है यानी कि उसको दर्शाना है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है 100 से लेकर 200 के बीच हमें करना है। तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा मैप हो जाता है और यहाँ से आपको करना है। तो देखिए ये यहाँ से जो क्षेत्र आता है ये वाला क्षेत्र जितने भी होते हैं, यहाँ से ये वाला क्षेत्र आपका हो जाता है, ठीक है? ये आपका एक 100 से 200 के बीच आता है, यहाँ पे कुछ क्षेत्र पड़ेंगे हल्का-सा। तो इस प्रकार जितने भी यहाँ पे क्षेत्र हैं आपका 100 से 200 मीटर के ये आता है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा आप कलर भी कर सकते हो और यहाँ पे आप यहाँ पे दर्शा भी सकते हो कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच की। तो इतना आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? तो इस प्रकार जितने भी आपका प्रश्न होता है मॉडल सेट नंबर 1 के प्रश्नों को सारा का सारा हम सभी ने देख लिया। इसी प्रकार हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं सेकंड मॉडल पेपर के साथ और आप सभी को इसके बाद अगर हिंदी का मॉडल पेपर चाहिए होगा या तो फिर और किसी विषय का चाहिए होगा तो कमेंट कर दें फटाफट हमारे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास रहेगा, ठीक है? तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से फिर मिलते हैं, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।